Okay, today we are going to discuss our next topic, which is work done by various forces. अब यहाँ पे वेरियस फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो फोर्स हम पढ़ चुके हैं अब तक मैकेनिक्स में, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में सुना है, नॉर्मल फोर्स के बारे में सुना है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सुना है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में सुना है। अब हमें क्या करना है, उन सभी फोर्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो हम पहले सिंपली स्टार्ट करते हैं किससे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पॉइंट मास है m, जो इनिशियली कुछ h1 हाइट पे है। इस मास को मैं h1 से h2 हाइट पे लेके आ गया। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स होगा क्या, ये पूछा गया हमसे। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स को हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, कि ये जो हाइट है वो स्मॉल है, ये हमने कंसीडर किया यहाँ पे। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल हाइट। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में h2 माइनस h1। ऊपर की तरफ डिस्प्लेस फोर्स नीचे, तो एंगल 180 और cos 180 -1। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू mg h1 माइनस h2। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ये कब है, फॉर अ स्मॉल हाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, फ्रिक्शन तो दो तरह के थे वहाँ पे। ठीक है, पहले हम देखते हैं फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अगर सिस्टम में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो उसके लिए कैसे वर्क डन निकालते हैं। उसको समझने के लिए एक छोटा सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग, कि मान लेते हैं मेरे पास ही कोई दो ब्लॉक है m1 m2, इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन है, बट ये पूरा सिस्टम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया F, और ये सिस्टम मूव कर रहा है साथ साथ। ठीक है, और मान लेते हैं सिस्टम कितना मूव कर गया, x मूव कर गया। पूछा गया फाइंड द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स on each block if the system move together, और टुगेदर भी कितना मूव किया है, x। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स का दोनों ही ऑब्जेक्ट पे, दोनों ही ब्लॉक पे। ठीक है, तो पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स लग कहाँ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर कर रही है। देखो, नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है तो नीचे वाला एक्सलेट करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ साथ मूव कर रहा है, तो सर इसका मतलब है ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, और वो कैसे नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ बाय द एक्शन रिएक्शन पेयर, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा, पीछे की तरफ लगा। ठीक, अब बोला गया ऊपर वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, x, और नीचे वाला भी कितना, x। ठीक है, अब हमें वर्क डन लिखना है, तो मैं पहले ब्लॉक 1 के लिए बात कर रहा हूँ। वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 1, फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो वर्क डन कितना आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में x। ठीक है, सिमिलरली वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 क्या हो जाएगा, फोर्स
पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो ये हो जाएगा कुछ माइनस एफ आर इंटू में एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंडिविजुअली दोनों ही फोर्सेस पे वर्क डन लिख दिया, किसका, फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल वर्क डन क्या होगा, क्योंकि मेरा जो अभी फोकस है वो टोटल वर्क डन पे ज़्यादा है अभी, तो जो टोटल वर्क डन होगा फ्रिक्शन फोर्स का वो क्या हो जाएगा इस केस में, एफ आर इंटू में एक्स प्लस माइनस एफ आर इंटू में एक्स। तो जो टोटल वर्क डन आ गया इस पूरे सिस्टम पे ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, अब हमें ये स्टेटमेंट याद भी रखना है, इसी सिस्टम पे वर्क डन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये बात हम आगे भी यूज़ करते हैं जब रोलिंग मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होगी। ओके, अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, अगर फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर की है तो कैसे करेंगे, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको भी समझते हैं सर बाय सिचुएशन। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक है एम मास का जो कि मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से, और ये प्लेस है किसी एक प्लैंक के ऊपर। प्लैंक की लेंथ कुछ L0 है और ये प्लैंक किसी स्मूथ सरफेस पे है, बट इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, ये बोला हुआ है। ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि जब दोनों का कांटेक्ट लूज हो जाएगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन कर दिया होगा। तो पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ब्लॉक लीव द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम दोनों के लिए वर्क डन निकालते हैं, दोनों पे पूछा गया है जी। तो हम पहले ऐसा करते हैं, ब्लॉक को देख रहे हैं पहले। ठीक है, ओके। देखो भाई, ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है बट नीचे वाला प्लैंक रेस्ट पे है, तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या चाहेगा, नीचे वाला प्लैंक पे आगे जाए। तो नीचे वाले प्लैंक पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा सर, कहाँ लग रहा होगा, आगे की तरफ, और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ। ये बात तो फैक्ट है सर। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि सर प्लैंक कितना शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, x। सर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हमने x मान लिया, तो बताओ ब्लॉक कितना शिफ्ट हुआ। अब सर हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लिखना है सर ग्राउंड के फ्रेम में, तो हम कैसे लिखेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव मोशन में अच्छी तरह। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ प्लैंक के फ्रेम में। प्लैंक के फ्रेम में ब्लॉक कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है प्लैंक के फ्रेम में कितना शिफ्ट हुआ, L0, और खुद प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ आगे, x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया L0 प्लस x फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का। ठीक है, तो वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक विच इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सर फ्रिक्शन फोर्स, सर इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काइनेटिक नेचर का है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है हमेशा, तो उसको मैं इजी लिख सकता हूँ अब तो, म्यू mg। फोर्स पीछे है सर, डिस्प्लेसमेंट आगे है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस म्यू mg L0 प्लस x। ये मैंने लिखा ब्लॉक के लिए। अब मैं लिखता हूँ प्लैंक के लिए, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्लैंक। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, म्यू mg, कहाँ लगा, आगे। प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ, x। तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्लैंक आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क डन की बात करूँ जो कि सिस्टम पे लगा,
तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू एम जी एल नॉट प्लस एक्स प्लस म्यू एम जी इंटू एक्स। ठीक है, तो टोटल वर्क डन आ चुका है मेरे पास माइनस म्यू एम जी इंटू में एल नॉट। तो इस तरीके से हम वर्क डन लिख सकते हैं ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। पर याद रखने वाली बात क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, काइनेटिक का हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, नेगेटिव होता है, ये बात फैक्ट है। ओके, आगे चलते हैं जी। वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, पहले आपको ये बताना होगा। सर सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो कि रेडियल एक्ट करते हैं। ऐसे फोर्स जो हमेशा रेडियल एक्ट करे, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, इनिशियली ए पे था, वो चला गया बी पे। ठीक है, अलोंग दिस पाथ जब वो जा रहा था ए से बी की तरफ, हमेशा उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे थे वो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग थे। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, जब ये फोर्स यहाँ पहुँच गया तो इस पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था। हमेशा फोर्स अलोंग द रेडियल डायरेक्शन था, इसी वजह से ये फोर्सेस कैसे, रेडियल फोर्सेस है। और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी होंगी, रेडियल होगी। अच्छा, डायरेक्शन तो आपने बता दिया, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आइदर इट कांस्टेंट और डिपेंड ऑन रेडियल डिस्टेंस। ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है सर, रेडियल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या, मतलब ये जो फोर्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, आर का फंक्शन होंगे। फिर आर इज अ रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा आइडिया था विद अबाउट द सेंट्रल फोर्स। अब इनका मुझे लिखना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे लिखें सर, वर्क डन कैसे लिखें। ठीक है, अब एक बार अपने सिंपल फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। वर्क डन होता क्या है किसी भी फोर्स का, सर इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब ये आर क्या होता है सर, आर वेक्टर बेसिकली क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड और आर की डायरेक्शन। सही है। अब मुझे चाहिए था डी आर, तो मैंने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का मोड डी आर कैप अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या आ गया, आर कैप डी आर मोड अपॉन डी टी। सही है, सही। ओके, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ बाई डी आर अब कैप अपॉन डी टी को आप क्या लिख सकते हो सर, इसको कुछ लिख सकते हैं हम लोग थीटा इंटू में थीटा कैप। ठीक है, प्लस आर कैप डी आर मोड अपॉन में डी टी। अब ये सारे थीटा कैप वगैरह क्या है, इसको भी देखते हैं। देखो आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कहीं पे कि भाई अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक तरीका होता है, इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको लोकेशन को बताएं। एक होता है आप पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी इसकी पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी रेडियल डायरेक्शन और ये क्या होती है इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब थीटा कैप। मतलब थीटा कैप हमेशा आर वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताना था डी आर कैप अपॉन डी टी क्या होगा, या इसको मैंने ये लिखा है थीटा थीटा कैप, तो कैसे लिखा वो बताते हैं। देखो ठीक है, तो पहले मैं कहता हूँ कि डी आर निकाल लेते हैं, डी आर कैप निकाल लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये आर है, ये आर वन है, ये आर वन कैप है, और ये मान लेते हैं आर टू कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस डी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा,
इस डी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये मान लेते हैं एंगल कुछ डी थीटा है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो ये सब स्मॉल के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अगर मैं स्मॉल की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ सर ये जो डी आर है वो परपेंडिकुलर होगा इस आर के, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ सर ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। बाय द सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा गया था डी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहले तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, R1 का मैग्नीट्यूड, और R1 क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। दिस साइन डी थीटा बाई 2, सिमिलरली दिस इंटू में साइन डी थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 इंटू में साइन डी थीटा बाई 2, सही है। और मैं पहले बता चुका हूँ हम स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं, तो स्मॉल के लिए हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल के लिए हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल के लिए हम इसको लिख सकते हैं कुछ स्मॉल के लिए हम इसको लिख सकते हैं कुछ 2 इंटू में 1 डी थीटा बाई 2, ये थीटा 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी थीटा। ये इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। अब हम लोगों ने ये कहीं पढ़ा है ऐसे कि अगर मैं कहता हूँ ये आर वेक्टर है तो जो डी आर बाई डी टी है होता है विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, ठीक है। ये कब है, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये आर की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, जैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी देखते हैं, ठीक है। अगर ये आर की वैल्यू कांस्टेंट है तो इन दैट केस डी आर बाई डी टी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डी आर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा आर के क्या होगी, परपेंडिकुलर, आर के क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आर के परपेंडिकुलर होता क्या है, थीटा कैप, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कुछ डी आर कैप इज इक्वल टू डी थीटा इंटू में थीटा कैप, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पुट किया जब, या अगर मैं इसको डी टी से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या रहेगा, थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप, ठीक है, ओके। ये इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं अभी तो, डी थीटा अपॉन में डी टी। अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड डी थीटा कैप आर कैप डी आर का मोड, ओके। अब इस डी आर की वैल्यू को ना हम यहाँ पे पुट करते हैं अपने वर्कडन वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो वर्कडन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ जो कि हमेशा रेडियल डायरेक्शन में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियल, और ये डी आर क्या है, आर का मैग्नीट्यूड डी थीटा थीटा कैप आर कैप डी आर मोड, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, थीटा कैप एफ वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ तो मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, एफ इंटू में डी आर मैग्नीट्यूड इंटू में आर कैप, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ एफ डॉट डी आर, ठीक है। हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से एक बात और नोट करी कि जो वर्कडन ऑफ द सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर आप देखें तो ये आर क्या था, रेडियल वेक्टर था, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वर्कडन ऑफ द सेंट्रल फोर्स
इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है। ओके